अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शाहजेब खानजादा। इमरान खान ने पार्टी रहनुमाओं को 10 मुहर्रम के बाद हुकूमत के खिलाफ एहतजाजी तहरीक चलाकर उसे 5 अगस्त तक उरूज पर पहुंचाने की हिदायत की थी, मगर बाद में तहरीक इंसाफ ने 5 अगस्त के एहतजाज को नुक्ता आगाज करार दे दिया। लेकिन आज के एहतजाज के बाद यह सवाल उठ रहा है कि इसे किसी मौसर तहरीक का नुक्ता आगाज भी करार दिया जा सकता है या नहीं। इसमें कोई शक नहीं है कि पीटीआई को रियासती क्रैकडाउन और अदालती फैसलों का सामना है, मगर पीटीआई खासतौर पर इमरान खान को उम्मीद थी कि आज का एहतजाज इस सूरत हाल में तब्दीली लाएगा। पीटीआई दावा कर रही है कि उसकी कॉल पर मुल्क भर में एहतजाज किया जा रहा है और हुकूमत की जानिब से उसके रहनुमाओं को एहतजाज में शामिल होने से रोका जा रहा है। पीटीआई के एक्स अकाउंट से जारी की गई एक पोस्ट में यह भी कहा गया कि पीटीआई के एमएनएस को मुल्कगीर एहतजाज में शामिल होने से रोकने के लिए पार्लियामेंट हाउस के अंदर लॉक कर दिया गया है। इसके अलावा लाहौर में बुजुर्ग पीटीआई रहनुमा रिहाना डार को पुलिस एहलकारों ने जबरदस्ती गिरफ्तार कर लिया, ढक्कमपेल की। बाद में रिहाना डार और पीटीआई के ज़ेर हिरासत अरकान पंजाब असेंबली को रिहा कर दिया गया। पीटीआई के रहनुमाओं सलमान अकरम राजा, शानदाना गुलजार और खालिद यूसुफ चौधरी ने तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के सरबराह महमूद खान चकजई के साथ अडियाला जेल जाने की कोशिश की, लेकिन उन रहनुमाओं को अडियाला रोड पर ही रोक लिया गया। इमरान खान से अडियाला जेल में मुलाकात के लिए आने वाली उनकी बहनों को भी पुलिस ने चक्री रोड पर रोक दिया, जबकि इस्लामाबाद और रावलपिंडी में दफा 144 नाफिज करके हर किस्म के जलसे, जुलूस, रैलियों और 4 से ज़ायद अफराद के जमा होने पर पाबंदी आयद कर दी गई। पीटीआई के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा ने आज सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि पकड़ धकड़ हो रही है, हर जगह से गिरफ्तारियों और मारपीट की खबरें हैं, घर तोड़े जा रहे हैं। तमाम सलमान अकरम राजा से सहाफ़ियों ने एहतजाज के प्लान से मुताल्लिक सवाल किया तो उन्होंने कहा कि अभी दिन चल रहा है या आखिरी दिन नहीं है, अभी शुरुआत है। वो एहतजाज किधर है? इस्लामाबाद में जो एहतजाज होना था उसके लिए कारकुन नहीं है, आपकी मकामी क़यादत नहीं है, वो किधर है लोग सारे? देखिए, अभी दिन चल रहा है, हम इसका जायजा ले रहे हैं सारी सूरत हाल का। ये कोई आखिरी दिन नहीं है, ये एक शुरुआत है। सर, जो प्लान बनाया गया सब प्लान पर अमल दरामद नहीं हो रहा है क्या? इससे कबल आपने मीटिंग्स की, उसमें कोई फैसला तय नहीं हुआ? सब चीजें तय हुई भी हैं, हम देखेंगे आगे क्या होता है। अभी आप सब्र कीजिए। मतलब सर, जो प्लान दिया गया था तहरीक इंसाफ की मरकजी लीडरशिप की जानिब से इस्लामाबाद में, उस प्लान पर अमल दरामद नहीं हो रहा है। अभी देखते हैं जी क्या होता है। अभी हम बाहर निकले, सूरत हाल क्या है, पकड़ धकड़ हो रही है, हर जगह से गिरफ्तारियों की खबरें आ रही हैं, मारपीट की आ रही हैं, घर तोड़े जा रहे हैं। रिहाना डार साहिबा को खींचा गया है, घसीटा गया है। 9 MPA हमारे लाहौर में मुझे भी इत्तला आई है गिरफ्तार कर लिए गए हैं, और यही सूरत पूरे मुल्क में है। इसके अलावा जहां 9 मई के मुकदमात के फैसले तेजी के साथ आ रहे हैं और पीटीआई रहनुमा और कारकुनान को सजाएं हो रही हैं, तो साथ ही पीटीआई के अरकान की फौरी नाअहलियां भी शुरू हो गई हैं। 31 जुलाई को फैसलाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने 9 मई के 4 में से 3 मुकदमात का फैसला सुनाते हुए साहबजादा हामिद रजा, उमर अयूब, जरताज गुल, शिबली फराज, कमल शौजब, शेख राशिद शफीक, राय मुर्तजा, अहमद चट्ठा, राय हसन नवाज, जुनैद अफजल शाही, राय मुर्तजा और अंसर इकबाल समेत 195 मुल्जिमान को सजाएं सुनाई थी। फिर इसके बाद आज इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ के 9 अरकान असेंबली और सेनेटर्स को नाअहल करार दे दिया है। नाअहल होने वालों में सेनेट में अपोजिशन लीडर शिबली फराज, कौमी असेंबली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब, राय हैदर अली, साहबजादा हामिद रजा, राय हसन नवाज और जरताज गुल शामिल हैं। इनके अलावा 3 अरकान पंजाब असेंबली अंसर इकबाल, जुनैद अफजल शाही और राय मोहम्मद मुर्तजा इकबाल को भी नाअहल करार दे दिया गया है। इससे पहले 9 मई के मुकदमे में सजा होने पर इलेक्शन कमीशन 28 जुलाई को अपोजिशन लीडर पंजाब असेंबली अहमद खान बच्चर, MNA अहमद चट्ठा और सेनेटर एजाज चौधरी को भी नाअहल करार दे चुकी है। दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ के एहतजाज से मुतालिक नुमाइंदा जियो न्यूज़ अबू बकर सिद्दीक की खबर के मुताबिक पेशावर में पीटीआई तकसीम का शिकार नजर आई और पीटीआई की 2 अलग अलग रैलियां निकाली गईं। एक रैली की क़यादत वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अमीन गंडापुर ने की, दूसरी रैली की क़यादत पीटीआई रहनुमा अहमद नियाजी ने की। पेशावर में रैली के दौरान तहरीक इंसाफ के कारकुनों ने रिंग रोड पर वज़ीर आला अमीन गंडापुर की गाड़ी को रोक दिया। वज़ीर आला खिताब के लिए कंटेनर पर चढ़े तो कारकुनों ने डी चौक जाने के नारे लगाए। ट्रैफिक पुलिस एहलकारों और पार्टी रहनुमाओं ने कारकुनों को कंटेनर के सामने से हटा दिया, जिसके बाद रैली दोबारा रवाना हुई। पूरी सूरत हाल पर बात करेंगे। नुमाइंदा जियो न्यूज़ अबू बकर सिद्दीक पेशावर से हमारे साथ मौजूद हैं। इसके अलावा तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के नायब सदर मुस्तफ़ा नवाज खोकर हमारे साथ मौजूद हैं। अबू बकर सिद्दीक, पहले आप बताइएगा इस वक्त क्या पेशावर में सूरत हाल है, दिन भर क्या होता रहा? देखिए, इस वक्त जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो मरकजी काफिला है पेशावर का, जिसे वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर जो है वो लीड करे, वो पीर ज़कोड़ी पुल जो है वो पहुंच गया है और अब से कुछ ही देर पर जिस मकाम से मैं आपको रिपोर्ट करूँ किला बाला हिसार, इसी मकाम पर यह काफिला पहुंचेगा और यहीं पर जो है इज्तिमा का इनेकाद किया जाएगा और यहीं पर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन जो है वो खिताब करेंगे। दिन भर की जिस तरह आपने सवाल किया, तो बेसिकली आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की 2 रैलियाँ जो है वो पेशावर से निकाली गई। एक रैली जो कि वज़ीर आला
खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर लीड कर रहे और दूसरी रैली जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा अहमद नियाजी जो है वो लीड कर रहे थे। और पेशावर में रैली निकालने के बजाय वो पेशावर जिस स्पॉट से वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा ने रैली का आगाज़ करना था उसी स्पॉट से जो है वो जो है सवाबी के लिए रवाना हुए, जिससे खुलकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान जो इख्तिलाफात है तो वो सामने आए। इससे कबल भी जब 5 अगस्त की डेट दी गई क़यादत की जानिब से तो उसके बाद जो है हमने देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन और जो मकामी सतह पर कारकुन थे वो कशमकश का शिकार रहे, क्योंकि कारकुनों जो है क़यादत की जानिब से प्रॉपर डायरेक्शन जो है वो नहीं मिली थी। इनिशियली ये बताया गया था कि इस्लामाबाद का प्लान है, लेकिन बाद में जो है प्लान वक्तन फ़वक्तन चेंज होता रहा। इसी के साथ जो खैबर पख्तूनख्वा की क़यादत है उन्होंने एक प्लान बनाया था कि जितने भी सूबे भर के काफिले हैं वो जो है मोटरवे पर प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करेंगे और मोटरवे पर सवाबी इंटरचेंज के करीब सूबे भर के काफिले जो है पेशावर भी उसमें शामिल था वो जो है सवाबी के मकाम पर जमा होंगे और सवाबी के पंजाब बॉर्डर के करीब जो है एक बड़े इज्तिमा का इनेकाद किया जाएगा और वहाँ पर जो है PTI की जो लीडरशिप है वो खिताब करेगी। तहम बाद में इसमें कुछ इख्तिलाफात आए और उसकी वजह से जो है ये प्लान चेंज हो गया और उसके बाद जो है फैसला हुआ कि हर अजला में जो है रैलियाँ निकाली जाएगी। तहम यहाँ पर खैबर पख्तूनख्वा में जो 2 मेन ग्रुप्स हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में आतिफ खान और वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की, तो इस बार भी इस सिचुएशन में भी जो है उनमें इख्तिलाफात हमने देखे और आतिफ खान जो कि जिनका ताल्लुक मर्दान से है तो उन्होंने जो है बदस्तूर जो उनका प्लान था PTI क़यादत का उसी प्लान के मुताबिक जो है अपना जो काफिला था उनका वो काफिला जो है वो सवाबी गया है और उसके साथ जो है चारसता और नौशेरा के जो चारसता और सवाबी के जो काफिले थे वो भी उसी स्पॉट पर थे और वहाँ पर जो है उन्होंने एक इज्तिमा का इनेकाद किया और वहाँ पर जो असद कैसर शेरान तरह के और दीगर जो मरकजी कायदीन थे तो उन्होंने खिताब किया। और इस तरह वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर जो है वो पेशावर में रैली की क़यादत कर रहे। इस रैली की अगर हम बात करें वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा की तो जैसे ही रैली का आगाज़ हुआ तो जब वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा हयाताबाद टोल प्लाजे पहुँचे तो उस मकाम पर जो है कारकुनों की जानिब से वज़ीर-ए-आला की गाड़ी का घेराव किया गया और कारकुनों ने कहा कि हमने डी चौक जाना है और डी चौक की नाराबाजी जो है वो देखी गई। उसके बाद जब वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा कंटेनर में पर सवार हुए और कंटेनर ने थोड़ा ही रास्ता तय किया था कि इस दौरान कुछ कारकुन जो है वो रोड के बीच आ गए और रोड के बीचों बीच जो है वो बैठ गए और यही नारेबाजी लगाते रहे कि हमने डी चौक जाना है। जिसके बाद ट्रैफिक पुलिस के कुछ अहलकार और साथ ही साथ जो मकामी लीडरशिप है वो आए और उन्होंने कारकुनों को रिक्वेस्ट की और रास्ते से उनको हटाया, जिसके बाद वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा का जो काफिला है वो दोबारा जो है वो रवाना हुआ। बहुत शुक्रिया। अबू बकर सिद्दीक हमारे साथ मौजूद थे। मुस्तफा नवाज खोखर साहब नायब सदर तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। खोखर साहब, जाहिर है आप प्लेटफॉर्म से तहरीक इंसाफ के साथ खड़े हैं। पिछले दिनों आपने चार्टर पेश किया, आप इमरान खान साहब की रिहाई का भी मुतालबा कर रहे हैं, मगर साथ में आपने ये भी कहा था कि हम चाहते हैं कि जब एहतजाज हो इस तरीके से हो कि उसके असरात भी सामने आए। नुक्ताए उरूज चाहते थे इमरान खान साहब आज के दिन, नुक्ताए आगाज तहरीक इंसाफ ने कहा, मगर साथ में सलमान खुराना साहब ने कहा था एक मुसलसल एहतजाज है। आप अपने प्लेटफॉर्म से, क्योंकि आप मॉरल सपोर्ट दे रहे हैं, आज असद ज़ई साहब मौजूद भी थे, आप मुतमईन हैं कि सही स्ट्रैटेजी के साथ ये एहतजाज हुआ? क्योंकि रियासत ने वही किया जो उन्हें करना था, क्रैकडाउन किया, गिरफ्तारियां की, मगर क्या तहरीक इंसाफ की हिकमत अमली ठीक थी? शाज़ेब भाई शुक्रिया। जहां तक रियासत का ताल्लुक है, हुकूमत का ताल्लुक है, उनकी ख्वाहिश तो यही है कि इस मुल्क में अपोजिशन का वजूद ही ना आए। चाहे तहरीक इंसाफ में अगर कोई प्रोग्राम रखना हो, कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी रखनी हो, या कंबाइंड अपोजिशन ने अगर कोई अपना इजलास करना हो तो उसके लिए भी होटल की बुकिंग्स कैंसिल करा दी जाती हैं। होटल पर प्रेशर डाला जाता है कि इनकी बुकिंग्स को कैंसिल कर दो। तो इससे तो हमें यही लगता है कि हुकूमत का जो गैर जमहूरी रवैया है उसके अंदर एक कहीं ये ख्वाहिश छुपी हुई है कि इस मुल्क में अपोजिशन रहे ही ना। आज के दिन जब हम ये गुफ्तगू कर रहे हैं तो इस वक्त आपने अपने इब्तदाई में भी जिक्र किया कि 9 के करीब जो लोग हैं तहरीक इंसाफ के, जो पार्लियामेंटेरियंस थे, जो सेनेट और कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली से ताल्लुक रखते थे, आज इलेक्शन कमीशन ने रवायती अपनी फुर्ती दिखाते हुए उनको नाअहल कर दिया है, उनके नोटिफिकेशंस नाअहली के जारी कर दिए हैं। और याद रहे कि ये जो लिस्ट है इसके अंदर आपकी अपोजिशन लीडर कौमी असेंबली भी शामिल है, आपके अपोजिशन लीडर सेनेट भी शामिल है और आपके अपोजिशन लीडर पंजाब असेंबली भी शामिल है। तो यानी कि तीनों जगह पर आपने अपोजिशन लीडर का जो ओहदा है उसके ऊपर जो लोग मौजूद थे, जो अपनी पार्टीज को रिप्रेजेंट कर रहे थे, आपने उस निजाम में से उन लोगों को फारग कर दिया। तो इससे ये अंदाजा लगाएं कि हुकूमत की तरजीहात क्या है। अब जो घुटन का माहौल है कि जिसके अंदर आप प्रोटेस्ट नहीं कर सकते, अपना प्रोटेस्ट रजिस्टर नहीं करा सकते,
जहां पर पीका लॉज नाफिज कर दिए गए हो, मीडिया को न्यूट्रलाइज करने की कोशिश की जा रही हो, 26 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के जरिए जुडिशरी को न्यूट्रलाइज कर दिया गया हो, तो वहां पर अगर हम एहतजाज को नुक्ता आगाज ना कहें तो उसको क्या कहें? और ये एक जो अनड्यू प्रेशर क्रिएट कर दिया जाता है और हुकूमत फिर सीना फुलाकर कहती है कि जी देखिए लोग नहीं निकल सकते, पूरा पाकिस्तान तो आप बंद कर देते हैं, कंटेनर्स लगा के बंद कर देते हैं, लोगों के घरों पे आप छापे मारते हैं, लोगों की तजलील करते हैं, चादर और चार दीवारी के तकद्दुस को पामाल करते हैं, और उसके बाद एक खौफ की कैफियत को, फिजा को बनाते हैं और फिर कहते हैं कि जी देखें एहतजाज नहीं हुआ। तो अगर आपके अंदर इतनी कुशादा दिली है, अगर आप इतना डेमोक्रेसी के अंदर बिलीव करते हैं, तो लोगों को एहतजाज करने दें। आप लोगों को मत रोकें, लोगों के ऊपर मत सख्तियां करें। बाहर तौर ये जो अब सिलसिला अब जो चल पड़ा है, बहुत सी दीगर और भी जमातें तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आइन के प्लेटफॉर्म पे इकट्ठी हुई हैं, हमने एक मुश्तरका एलामिया भी जारी किया है। अब हमने उस एजेंडा को हमने पूरा करना है। तहरीक इंसाफ ने, आपने उसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी एजेंडे को पूरे करने की बात की, तहरीक इंसाफ सड़कों पर आना चाहती थी। क्या आपके प्लेटफॉर्म से भी आप इस बात के हामी थे कि माहौल है 5 तारीख को शुरू किया जाए, और जब तसलसल की और मुसलसल होने की बात सलमान राजा साहब कर रहे थे कि 5 के बाद 6 को उसका तसलसल नजर आएगा, या आप समझते हैं भी ज्यादा होमवर्क करने की जरूरत थी या टाइमिंग देखने की जरूरत थी इस एहतजाज से पहले? देखिए, मेरे जाती ख्याल में हमें इस चीज पे जरूर गौर करना चाहिए कि इसमें कोई शक नहीं है कि इमरान खान साहब इस मुल्क के पॉपुलर तरीन लीडर हैं। अगर आप कल इलेक्शंस कराएं, हफ्ते बाद इलेक्शंस कराएं, 6 महीने बाद इलेक्शंस कराएंगे, तो 8 फरवरी से ज्यादा अवाम बाहर निकलकर उनको वोट दे देंगी और शायद 3/4 भी इस दफा उन्हें मिल जाए। सिंपल मेजॉरिटी तो दूर की बात है। तो अब जहां पर यह सूरत हाल हो, वहां पर इतनी बड़ी आपको अगर अवाम की पिजराई हासिल हो, तो मेरे ख्याल से थोड़ा सा हमें स्ट्रैटेजी के ऊपर भी गौर करना चाहिए कि वो स्ट्रैटेजी को किस तरीके से बेहतर बनाया जा सकता है। मोमेंटम क्रिएट करना पड़ेगा। मोमेंटम को क्रिएट करने के लिए आपको मुख्तलिफ और पॉलिटिकल एक्टिविटीज करनी पड़ेंगी। आप प्रोविंशियल कैपिटल्स के अंदर एपीसीज का इनकाद रखें। इस वक्त पूरे मुल्क के अंदर और स्पेशली जो आपके फेडरेटिंग यूनिट्स हैं, उनके अंदर एक इर्ताश पाया जा रहा है, और साथ ही साथ ये जो 27वीं आईनी तरमीम की खबरें आना शुरू हो गई हैं, वो एक बहुत बड़ी ओपनिंग देंगी ऑपोजिशन को। फिर ये बाय इलेक्शंस हैं, इन बाय इलेक्शंस के अंदर भरपूर पॉलिटिकल कैंपेन होनी चाहिए, भरपूर पॉलिटिकल एक्टिविटी होनी चाहिए, जलसे होने चाहिए, जुलूस होने चाहिए। तो ये मुझे तो इस पे भी आपका इख्तिलाफ दिख रहा है, क्योंकि तहरीक इंसाफ तो ये इंदिया दे रही है, इनफैक्ट ट्वीट भी हो गया कि वो ये बाय इलेक्शन जो कि इनकी नाअहलियों के नतीजे में हुआ है, वो इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। आप कह रहे हैं इलेक्शन लड़ने चाहिए तहरीक इंसाफ को, ये भी एक मौका है। जी, हमारी एडवाइस तो उनको यही होगी कि ये मौका है कि देखें, अब 20 सितंबर को लाहौर के अंदर बाय इलेक्शन के लिए पोलिंग होनी है, इसी तरह वजीराबाद में पोलिंग होनी है, सियालकोट में पोलिंग होनी है। तो अगर लाहौर में आपको एक जलसा करने की अपॉर्चुनिटी मिल रही है, एक इलेक्शन कैंपेन पुरजोर लड़ने की मिल रही है, तो अपना मसल दिखाने की ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी। इसी तरह जो बाकी बाय इलेक्शन आएंगे, मेरा ये ख्याल है कि भरपूर तरीके से, हमें पता है कि फॉर्म 47 पकड़ा दिए जाएंगे, हमें इस पे कोई शुबा नहीं है, लेकिन वो हमें एक पॉलिटिकल एक्टिविटी करने का भी मौका फराहम करेंगे। इमरान खान साहब की इनकासरेशन को आज 2 साल मुकम्मल हो गए हैं। इन 2 सालों में पॉलिटिकल एक्टिविटी का फुकदान रहा। जिस तरीके से तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन लड़ा, उन्हें तो कोई कॉर्नर मीटिंग की इजाजत नहीं दी गई, कोई जलसा तो दूर की बात है। तो अगर ये अपॉर्चुनिटी मिलती है तो उन्हें लाहौर के अंदर इस इलेक्शन कैंपेन में एक भरपूर जलसा करना चाहिए, सारी ऑपोजिशन को वहां पर मौजूद होना चाहिए। इसी तरह वजीराबाद, सियालकोट, जहां जहां बाय इलेक्शन हो, तो ये एक पॉलिटिकल एक्टिविटी को जनरेट करेगा और एक मोमेंटम देगा ऑपोजिशन को, कि जिस मोमेंटम की ऑपोजिशन को जरूरत है। तो हमारी तजवीज तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आइन के प्लेटफॉर्म से तो यही होगी कि तहरीके, मुझे और अपने एक्सपीरियंस के तहत भी एक बात बताइएगा, जब पीडीएम का प्लेटफॉर्म था, आप जाहिर है उस तरफ थे, तीसरे चौथे साल में एक स्पेस क्रिएट हुआ, हालांकि बहुत ज्यादा करीबी ताल्लुक था इमरान खान साहब को जनरल बाजवा का, और आप लोगों ने उस पर कैपिटलाइज किया। इमरान खान साहब की हुकूमत गिर गई। अब चौथा साल तकरीबन इस सेटअप को हो गया है, अगर पिछली हुकूमत को भी मिलाया जाए। 2 साल इमरान खान साहब को जेल में हो गए हैं। आपके ख्याल में वो स्पेस क्यों नहीं क्रिएट हो रही है? तहरीक इंसाफ की स्ट्रेटजी का मसला है, या दूसरी तरफ से बहुत अच्छी पॉलिटिक्स कर रही है नून लीग या पीपल्स पार्टी? क्या हो रहा है? मेरे ख्याल से तो शाहजेब भाई स्पेस क्रिएट होने को है। एक शुगर स्कैंडल आ चुका है, उस शुगर स्कैंडल से बहुत ज्यादा बदगुमानियां पैदा हुई हैं, और लोग कहने वाले, अब लोग सोचना शुरू हो गए हैं इसके ऊपर। तो आपके इदारिये जंग अखबार के साथ आपके
उससे एसोसिएटेड एक कॉलम भी लिखा गया सोहेल वड़ैच साहब का, कि जिसके अंदर उन्होंने हुकूमत को ये तो तसल्ली दी कि कुछ नहीं होने जा रहा, लेकिन उन्होंने साथ साथ ये भी कह दिया कि अब आपको बोझ भी तस्वुर किया जा रहा है। तो ये और फिर 27वीं तरमीम जो सामने लेकर आना चाह रही है हुकूमत, उसके खदोखाल भी अब स्पेकुलेट होना शुरू हो गए हैं मीडिया में। वो इतना बड़ा उससे भौचाल आएगा कि वो पॉलिटिकल स्पेस क्रिएट कर देगा। लेकिन अगर एनएफसी को छेड़ने की बात होगी, 18वीं आईनी तरमीम को छेड़ने की बात होगी, उसको रोल बैक करने की बात होगी, तो पीपल्स पार्टी के लिए हुकूमत के साथ रहना मुश्किल हो जाएगा। पीपल्स पार्टी को हुकूमत, ये पीपल्स पार्टी के लिए एक सियासी मौत होगी अगर वो इन चीजों को तस्लीम करती है 27वीं आईनी तरमीम में। तो अपॉर्चुनिटी आपके लिए क्रिएट हो जाएगी। अगर ऐसा होता है खोर साहब, जो आप कह रहे हैं, अगर ऐसा होता है और अपॉर्चुनिटी क्रिएट होती है, तो फिर तहरीक इंसाफ को आप लोग नरम कर पाएंगे? क्योंकि वो तो कहते हैं किसी सूरत बात नहीं करेंगे हम पीपल्स पार्टी से भी और नून लीग से भी, क्योंकि हमारी तो सारी सियासत इनके खिलाफ है। तो आपको लगता है वहां पे कुछ फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को? देखें, बातचीत हमने उनके साथ कोई इत्तेहाद की तो नहीं करनी। हमने तो बातचीत उनके साथ ये करनी है कि जनाब, एक इस मुल्क को इस वक्त मीसाके जमहूरियत की एक नई की जरूरत है कि जिसके अंदर हम रूल्स ऑफ द गेम तय करें। अभी ये जो हाइब्रिड निजाम इस मुल्क में राइज है, अगर तो आईनी है और आप समझते हैं कि मुल्क के मसाइल का यही हाल है, तो फिर बिस्मिल्लाह, आप अपनी राह पे चलिए, हम अपनी राह पर चलेंगे। लेकिन इस मुल्क को अगर हमने आगे लेकर जाना है तो हमें अपनी गवर्नेंस ठीक करनी होगी। हम पॉलिटिकल पार्टीज को इलेक्शन के प्रोसेस के ऊपर दोबारा एतमाद कायम करना होगा। 8 फरवरी के बाद तो कोई क्रेडिबिलिटी नहीं रहेगी इलेक्शन के प्रोसेस की या इलेक्शन कमीशन की। तो ये बहुत सी चीजें हमें आपस में करनी होंगी। ये एक सेटलमेंट, एक हीलिंग प्रोसेस इस मुल्क को चाहिए। हम ये बात, इससे इनकार कोई भी नहीं कर सकता कि आज मुल्क बहुत पोलराइज्ड है। आज मुल्क की जो मईशत है, मैक्रो लेवल के ऊपर आप हुकूमत कहती रहती है कि जी ये इंडिकेटर्स ठीक हो गए, ये इंडिकेटर्स ठीक हो गए, लेकिन माइक्रो लेवल के ऊपर तो लोगों की जिंदगी में कोई तब्दीली नहीं आई। आपका पूरा का पूरा एग्रीकल्चर सेक्टर इस वक्त तबाह हाल है, किसान बर्बाद हो चुका है। पूरी मईशत का जो बोझ है वो तनख्वाहदार तबके ने उठा रखा है, उसकी कुव्वत खरीद खत्म हो चुकी है, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग डिक्लाइन में है। लोग मुल्क से पैसा बाहर लेकर जा रहे हैं बजाय इसके कि मुल्क के अंदर पैसा आता। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अपनी तारीफ की लोएस्ट उसके ऊपर है, हाईएस्ट माइग्रेशन हो रही है, लोग मुल्क छोड़कर ये निकल रहे हैं। तो अगर हमने इस मुल्क के अंदर दोबारा उम्मीद जनरेट करनी है तो हम सियासतदानों नहीं करनी, रूल्स ऑफ द गेम तय करें। ये तय करें कि हमने कभी इस्तेमाल नहीं होना, हमने पपेट्स का और पॉन्स का रोल नहीं हमने प्ले करना। हम इस रोल को प्ले करने से इनकार करते हैं। सियासी मुखालफतें हमारी रहेंगी, लेकिन हम उन सियासी मुखालफतों को सियासी दुश्मनी में तब्दील नहीं करेंगे। जब तक हम ये सेटलमेंट नहीं करेंगे, फेडरेटिंग यूनिट्स के अंदर जो इस वक्त उठने वाली आवाजें, स्पेशली शाहजेब भाई, जो वहां का जो नौजवान है, उनकी गुफ्तगू हम सुनते रहते हैं, मेन स्ट्रीम पे उसको जगह नहीं मिलती। आज लोग सवाल कर रहे हैं आपके फेडरेटिंग यूनिट्स में कि जनाब, इस पार्लियामेंट्री प्रोसेस के साथ जुड़े रहने का क्या फायदा है? ये तो डिलीवर नहीं कर पा रही। इसके ऊपर तो इसके प्रोसेस जो है, इसके अंदर जो लोग बिठाए गए हैं वो अनरिप्रेजेंटेटिव है, गैर नुमाइंदा है। तो अगर हमने पॉलिटिक्स को भी रिस्टोर करना है, लोगों का कॉन्फिडेंस भी बहाल करना है, तो हमें कुछ रूल्स ऑफ द गेम आपस में तय करने होंगे। बहुत हो चुका है, हम इक़्तिदार के लिए हमने बहुत इस मुल्क को खोखला कर दिया है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। कोकर साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। सेनेटर तलाल चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। कल उनसे बात हुई थी कि आप करने क्यों नहीं देते एहतजाज, क्या वजह है कि क्रैकडाउन कर रहे हैं। तलाल चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। तलाल चौधरी साहब, आपसे कल भी बात हुई थी, एहतजाज हक है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। आप लोगों पर भी तहरीक इंसाफ के ज़माने में सख्तियां थी, एहतजाज आप लोग कर लिया करते थे, एहतजाज करके ही आपने हुकूमत गिराई, मौलाना को स्पेस मिलता था। आप तो कोई स्पेस ही नहीं दे रहे हैं, उनकी बहनों को अडियाला तक नहीं पहुंचने दिया, चक्री रोड गए वो, और दो आप लोग तो कोई स्पेस ही नहीं दे रहे एहतजाज की जो जमहूरियत में होनी चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाहज़ाद साहब, मैंने कल भी आपसे कहा था कि एहतजाज के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में हक दिया गया है, लेकिन सर्टन कंडीशंस के साथ वो सर्टन कंडीशंस भी पूरी करना पड़ती हैं। अब मैंने आपसे कल भी कहा, इस्लामाबाद की आपको एग्जांपल दी कि इन्होंने डाक से एप्लीकेशन भेजी, हम उस एप्लीकेशन को परसू करते रहे, किसी ने रिस्पॉन्ड नहीं किया। मैंने आपको बताया कि मतलब अगर किसी ने एप्लीकेशन नहीं भेजी, इसका मतलब ये तो नहीं घरों पर आप छापे मारें, लोगों को गिरफ्तार करें, अगर 144 लगा दें कि 4 लोग एक जगह इकट्ठे ना हो पाए। देखिए, गुजारिश ये है, ये 144 जो है ये बिल्कुल इसलिए भी लगानी जरूरी है कि यहाँ पाकिस्तान में दहशतगर्दी है। 5 अगस्त को कश्मीर है और इस दिन तो दहशतगर्दी के हवाले से बड़ा
दहशतगर्द तो कोशिश करते हैं कि किसी ना किसी तरह से ऐसा कोई इवेंट पाकिस्तान में क्रिएट किया जाए। और हमने नहीं कहा कि एहतजाज रोके, हमने तो कहा जो एहतजाज है उसको कानून के दायरे में लाकर एक कानूनी शक्ल दे दे। तमाम सूबों को ये हिदायत की, सूबों में से 3 सूबों ने बाज़ाब्ता उनके डीसीज ने खुद इनसे राब्ते किए, किसी ने उन्हें जगह या एसओपीज पूरे करने की यकीन दहानी नहीं कराई। पूरे इस्लामाबाद में 100 से कम लोग मुख्तलिफ जगह पर 5-5, 4-4 मिनट के लिए निकले, जिसमें से 3 जगह पर 10 लोग खवातीन और मर्द जो हैं उन्हें पुलिस ने अपनी कस्टडी में लिया। इसी तरह पंजाब में यानी रिस्पांस लेवल ये था कि एग्जैक्टली कोई 950 के करीब लोग पूरे पंजाब में 2-2, 4-4 मिनट के लिए निकले, जिसमें से चंद लोगों को पुलिस ने पिक किया। फिर तमाम एमपीए एमएनएस को पंजाब ने छोड़ दिया। वफाक में किसी मेंबर को हमने नहीं पकड़ा, बल्कि मेंबर जो है वो कौमी असेंबली में वो बेहतरीन उन्होंने खाना खाया, वहां गप्पे मारी। आपने पकड़ के छोड़ दिया, मतलब पकड़ा ताकि एहतजाज कामयाब ना हो और फिर छोड़ दिया, यानी कि डर तो है ना कि कहीं एहतजाज कामयाब ना हो। देखिए मैं गुजारिश ये है कि अचानक जहां आपका ऑफिस है उसके सामने रोड पे कोई 4-5-7 लोग आके गाड़ियों को नुकसान दें, प्राइवेट और सरकारी इमलाक को, और ट्रैफिक रोक दें, ये एहतजाज ना हुआ। ये तो आप एक बदअमनी कर रहे हैं। एहतजाज के लिए तो मगरब में भी, लंदन में भी आपको टाइम बताना पड़ता है, प्लेस बतानी पड़ती है, उसका पूरा कितने बजे शुरू होगा, कब खत्म होगा, क्या आपका एजेंडा है। बात ये है कि हमें इतनी तो तकलीफ करे ना, क्योंकि इनके पास लोग नहीं है, क्योंकि इनके पास ऐसी कोई नहीं है। अब ये जो टैक्टिक्स हैं मीडिया को में खबर बनाने के, वो करते हैं। बेटे आ रहे हैं जी, वो लीड करेंगे जी। अब बेटे 2 साल में वीजा ही नहीं ले सके, 2 साल में अगर वो चाहते तो नाइकॉप बना लेते, वीजा ले लेते, आके लीड कर लेते। नहीं जी बहनें लीड करेंगी, नहीं जी वजीर आला करेंगे, नहीं जी इस्लामाबाद मरकज होगा, 5 अगस्त रूज होगा, नहीं जी ये ज्वाइंट अपोजिशन इसको लीड करेगी, नहीं जी अपने अपने इलाकों में करेंगे, नहीं जी हम अटियाला जाएंगे। सब खबरें कहां से आती हैं? मीडिया से। हमें बाज़ाब्ता कोई राब्ता नहीं करता। साहब ये जो बेटों का मामला है, ज़ाहिर है आप इस वक्त बार बार ताना तो उनको दे रहे हैं, मगर ये ताना अगर वो आ गए तो खतरा नहीं बन जाएगा आपके लिए? खतरा भी महसूस तो कर रहे हैं? बिल्कुल भी ऐसी बात नहीं है। इन्होंने इनके मीडिया गिमिक्स हैं। इन्होंने अगर बुलाना होता तो 2 साल से वो वीजा भी ले लेते, नाइकॉप भी बना लेते, आ भी जाते। इन लोगों ने अब मुझे बताइए, मैंने आपके शो में कहा, आज मैंने फ्लोर ऑफ दी हाउस कहा कि इनके घर में से या किसी जिम्मेदारी आदमी ने आज के दिन तक मुझे ट्रैकिंग नंबर ना वीजा के ना नाइकॉप के दिए। मुझे ये बताइए, ये सिर्फ मीडिया खेल रहे हैं और खबर बना रहे हैं, और आप अचानक कभी अडयाला जाएंगे, इस्लामाबाद आएंगे, अपने इलाकों में रहेंगे, इनकलाब आ जाएगा, 5 को अरूज होगा, नहीं आगाज होगा। कंफ्यूज्ड हैं, तकसीम है। मगर देखिए जितना दीवार से वो लगे हुए हैं, कसर तो आप भी नहीं छोड़ रहे हैं। एहतजाज करते हैं, क्रैकडाउन करते हैं, पार्लियामेंट के अंदर से डिस्क्वालिफिकेशन का सिलसिला शुरू हो गया है। इस निजाम के और हुकूमत के इरादे क्या हैं? पार्लियामेंट से क्या हासिल करना चाहते हैं जो ये सब कुछ हो रहा है? देखिए अगर कोई ये समझता है कि पॉपुलर होना आपकी बेगुनाही के लिए काफी है, तो ये नाकाफी है। पॉपुलर होने से आपकी किए गए क्राइम्स माफ नहीं हो सकते। आपके मेंबर कौमी असेंबली बनने से या किसी मेंबर बनने से अगर आपने कोई क्राइम कमिट किया है तो वो उसकी माफी ये नहीं कि क्योंकि मैं मेंबर हूं इसलिए अब मैं कुछ भी मैंने किया है वो सब कुछ मुझे माफ है। जो 9 मई है पीटीआई ने किया है, पीटीआई के लोगों ने किया है। उस वक्त इलेक्शन होना था, बानी पीटीआई ने कहा था जो आदमी इसमें हिस्सा लेगा, जो बनी गल जमान पार की हिफाजत करेगा, इसमें एहतजाज में हिस्सा लेगा, 9 मई को लीड करेगा, वही लोगों को मैं टिकट दूंगा। इन लोगों ने किया, टिकट के लिए किया, अपनी सियासत के लिए किया, और वो को किया जो नाकाबिले माफी है, और उन्हीं में से सजाई हुई है। और सजा अगर आप एक क्रिमिनल को दी है तो क्या यहां पर बनाना रिपब्लिक बना दें? यहां पर यह कह दें कि जो मर्जी आए एहतजाज के नाम पर, सियासत के नाम पर वो दफाई इदारों पे हमला कर दे, वो हर एक तोड़ फोड़ दे, वो हमारे जो शोहदा हैं उनकी यादगारों और अगर पहले जिन पर इल्जाम हो वो अगर तहरीक इंसाफ छोड़ दें तो उन्हें माफ कर दिया जाए, उन्हें सजाएं ना हो, तो फिर बनाना रिपब्लिक नहीं बनता पाकिस्तान। देखिए गुजारिश ये है, इस बात पे आप तनकीद कर सकते हैं, लेकिन ये बात इस बात के लिए नाकाफी है
कि सबको माफ कर दिया जाए। और बहुत सारे लोगों के अभी भी केसेस चल रहे हैं जिन्होंने पार्टियां ज्वाइन की थी, उसमें से बड़े बड़े नाम है, फुआद चौधरी समेत कई ऐसे नाम है, लाहौर के भी नाम है, फैसलाबाद के भी नाम है, जिन लोगों के नाम है, मुकदमा चल रहे हैं, मुकदमा कोई छोड़े नहीं गए। लेकिन ये कह देना कि क्योंकि फलान नहीं आया इस मुकदमे में या उसको छोड़ दिया गया है तो इसलिए मुझे छोड़ दिया गया, क्यों ये नहीं कहते कि ये बेगुनाह है? क्यों नहीं ये कहते कि इन्होंने ये नहीं किया? पीटीआई ने किया है, पीटीआई की क़यादत ने किया है। बहुत शुक्रिया। गुफ्तगू आपने सुनी। आज जो कुछ हुआ है उसमें क्या तहरीक इंसाफ की नाकामी है या हुकूमत का क्रैकडाउन है, इस पर तज़किया हासिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। दोबारा खुश आमदीद नाजरीन। तहरीक इंसाफ ने आज एहतजाज किया। इमरान खान साहब ने कहा था नुक्ता उरूज होगा, मगर क्या नुक्ता आगाज़ हो पाया? हमारे साथ सीनियर साहब ज़िक्र मंसूर अली खान साहब मौजूद है। मंसूर अली खान, बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। आपसे जब गुज़िश्ता दिनों बात हुई तो आपने कहा था वो मोमेंटम दिख नहीं रहा है जो एक बड़े एहतजाज से पहले होना चाहिए। आज एहतजाज हुआ, हुकूमत ने वही किया जिसकी हुकूमत से तवक्को की जा रही थी। उन्होंने क्रैकडाउन भी किया, गिरफ्तारियां भी की, रुकावटें भी लगाई, मगर क्या तहरीक इंसाफ खुद कोई इम्पैक्ट डालने में कामयाब हुई? जी बहुत शुक्रिया शाहजेब। नहीं, मेरा नहीं ख्याल। मैं समझता हूँ बल्कि एज ए जर्नलिस्ट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आज तक जितने भी हमने एहतजाज किए हैं इमरान खान साहब के मौजूदगी में भी और उनके जेल जाने के बाद भी, मेरा ख्याल में आज के दिन के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सबसे नाकाम तरीन दिन एहतजाज के हवाले से अगर कहा जाए तो गलत नहीं होगा। लाहौर के अंदर हमें मुख्तलिफ जगहों से जो रिपोर्ट्स मिली हैं, लाहौर के अंदर मौजूद हूँ, यहाँ पे कहीं भी 600, 500, 400, 200 अफराद की रैलियाँ जो है वो निकली, लेकिन लाहौर के ये बहुत ही कम नंबर्स थे। और सबसे बड़ी बात ये, मतलब इसकी एक एग्जांपल आपके सामने है कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल हैं सलमान अकरम राजा, वो आज लाहौर के अंदर मौजूद नहीं थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लाहौर के चंद अफराद से मेरी बात हुई जो लीडरशिप है, उन्होंने भी इस अफसोस का इजहार किया कि आज सलमान अकरम राजा साहब को होना चाहिए था। आलिया हमजा साहब जो है वो लीड कर रही थी। इवन पंजाब के भी अगर मैं ओवरऑल मैं बात करूं, मुख्तलिफ शहरों से हमें जो खबरें आई वो बड़ी ही मायूस कुन रही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से। मेरा ख्याल में अगर तो ये अगर ये नुक्ता अरूज है तो पता नहीं ये इसका इख्तिताम कैसे होगा। इससे तो बेहतर था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस किस्म के एहतजाज का ऐलान ना करती, क्योंकि जब आप एहतजाज का ऐलान करते हैं किसी लॉन्ग मार्च का, रैली का या जल्द, तो नंबर्स जो हैं वो जरूर काउंट किए जाते हैं। और यहाँ पे जाहिर बात है मुक्तदरा के खिलाफ, मौजूदा हुकूमत के खिलाफ ये एहतजाज किया जा रहा था। आज के नंबर्स को देखने के बाद मेरा का हौसला जो है वो मजीद बढ़ जाएगा कि अगर इस किस्म के नंबर्स निकल रहे हैं सड़कों के ऊपर, तो इस तरह तो बेशक आप इसको हर महीने इस किस्म का एहतजाज कर लें, हुकूमत को इससे कोई फर्क नहीं पड़े। मंसूर, अगर इसकी वजह क्या हुकूमत का क्रैकडाउन है या फिर जो खुद अपनी फटीग है, बार बार प्रोटेस्ट की मायूसी है कि नाकामी हुई है, या फिर लैक ऑफ प्लानिंग है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से, या लैक ऑफ लीडरशिप है, या सारे रीजंस हैं? मेरा ख्याल सारी रीजंस ही काउंट की जाएंगी। फटीग मेरे ख्याल में एक रीजन तो ये है, एक जनरल पब्लिक के हवाले से भी लोग ये समझते हैं कि हम पहले भी कई दफ़ा एहतजाज में गए लेकिन उसका रिजल्ट कोई नहीं निकला। अली अमीन गंडापुर साहब का उन एहतजाजों से बाहर चले जाना, उसके बाद मौजूदा लीडरशिप आपस की लड़ाइयाँ जो कि पब्लिक डोमेन में भी आ गई, मीडिया के ऊपर भी आ गई, सलमान अकरम राजा साहब वर्सेज आलिया हमजा, उसके बाद आलिया हमजा वर्सेज शेख वकास अकरम, जुनैद अकबर वर्सेज अली अमीन गंडापुर, बैरिस्टर गौहर वर्सेज सलमान अकरम राजा, ये तो चंद ऐसी लड़ाइयाँ हैं जो मीडिया के ऊपर नजर आई। कई ऐसी लड़ाइयाँ हैं जो एक्चुअली मीडिया की जीनत अभी बनी नहीं है। एक दूसरे पे एतमाद, एक दूसरे को शक की निगाह से देखना, ये शायद उसके साथ मिला हुआ है, ये शायद हुकूमत के साथ मिला हुआ है, इसकी ये भी एक वजह थी। और तीसरी, जिस तरह आपने क्रैकडाउन की भी बात की, बिल्कुल पंजाब के अंदर मुख्तलिफ कारकुनों के घरों के ऊपर छापे मारे गए। मेरी इतलात के मुताबिक 1000 से ज्यादा मुख्तलिफ कारकुनों को पंजाब के मुख्तलिफ शहरों से जो है वो गिरफ्तार किया गया और FIRs वगैरह भी उनके ऊपर कटी हैं। तो ये सारे मतलब कंबाइंड रीजंस हैं। और दूसरी बात मेरे ख्याल में एक और बहुत बड़ा फैक्टर जो है वो ये है कि उनको लगता है कि हमारे इस एहतजाज से रिजल्ट कोई नहीं निकलेगा। हम पहले भी ये एहतजाज कर चुके हैं, बड़े एहतजाज कर चुके हैं, लेकिन कोई रिजल्ट नहीं निकला और इसी की वजह से ये नंबर्स जो हैं वो सड़कों के ऊपर जो है वो कम होते हुए हमने दिखाई दिए। और क्योंकि आज अगर आगाज़ था, नुक्ता आगाज़ तहरीक इंसाफ की लीडरशिप भी कह रही है, इमरान खान साहब ने इसको ज़ाहिर उरूज की बात की थी, मगर सलमान अकरम साहब कहते हैं अब ये मुसलसल एहतजाज होगा, तो कम अज़ कम ये बुनियाद पड़ सकती है कि ऐसा मुसलसल एहतजाज हो जिससे फ्यूचर में इंपैक्ट डाल सके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ।
जी मेरा ख्याल में ये हो सकता है, और इसके अंदर जो मेरा ख्याल में जो ट्रम्प कार्ड होगा वो दोनों बेटों की आमद हो सकती है, क्योंकि ये पहले बताया गया था कि 5 अगस्त को जब ये नुक्ता रूज के ऊपर होगी ये तहरीक, तो इनके जो बच्चे हैं वो भी आएंगे, वो भी शामिल होंगे इस तहरीक में, लेकिन दोनों बेटे जो है वो अब तक यहाँ पे नहीं आए। आने वाले हफ्तों के अंदर अगर उनको वीजा मिलता है और अगर वो पाकिस्तान लैंड करते हैं और इस तहरीक का हिस्सा बनते हैं तो डेफिनेटली ये एक बहुत बड़ा बूस्टर होगा, मेरे ख्याल में हाई ऑक्टेन का काम करेगा इस तहरीक के लिए। लेकिन इसके अलावा वही चेहरे, वही पार्टी का पूरा स्ट्रक्चर है, मेरा नहीं ख्याल उससे कोई इंपैक्ट पड़ेगा, बल्कि एज ए मैटर ऑफ फैक्ट मुझे तो अब ये फील हो रहा है कि अगर इन लीडरों के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस तहरीक को आगे ले जाने की कोशिश करेंगे तो वो उसमें उनको नाकामी ही होगी। हाँ, अलबत्ता अगर उनके ब्लड रिलेटिव्स यानी कि अलीमा खान साहिबा या दीगर 2 बहनें बच्चों की अगर एंट्री होती है और वो किसी तरीके को अगर लीड करते हैं तो शायद उससे थोड़ा सा मोमेंटम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जरूर मिलेगा, लेकिन मौजूदा लीडरशिप से मुझे नहीं लगता कि लोग जो वो बाहर सड़कों पे आना चाहेंगे। यानी पाकिस्तान की तारीख में हमने देखा है, पकड़ दखड़ हो, रियासत का क्रैकडाउन हो, उसके बावजूद अगर एक मोमेंटम बन जाए तो लोग सड़कों पर आ जाते हैं। मुशर्रफ के ज़माने में आए, उसके बाद हमने देखा, आप ये कह रहे हैं कि अगर बच्चे आ जाते हैं तो इसी क्रैकडाउन के साथ, इन्हीं सख्तियों के साथ एक मोमेंटम बन सकता है और लोग सड़कों पर आएंगे। तहरीक इंसाफ एक मकबूल जमात है, लोग सड़कों पर आ सकते हैं। जी हाँ बिल्कुल, और ज़हन में रखिएगा कि पाकिस्तान के अंदर बेशक हम लोग मौरूसी सियासत को बहुत बुरा भला कहें, लेकिन जब ब्लड रिलेटिव्स की बात आती है, ब्लड रिलेशन की बात आती है, और कोई भी रिश्ता हो, चाहे आप मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की वापसी देख लें या इस तरह की और भी कुलसूम नवाज साहिबा की सियासत में एंट्री होना, लोग उस चीज़ को पसंद करते हैं कि हाँ ठीक है ये उसी का एक ब्लड रिलेटिव है, वो सड़क के ऊपर आया है तो अब हमें ज़रूर बाहर आना चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे इमरान खान साहब के अपने कई ऐसे बयानात हैं माजी के जिसमें उन्होंने अपनी फैमिली मेंबर्स को हमेशा सियासत से दूर रखा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से दूर रखा, जिसकी वजह से मेरे ख्याल में आज उनको ये दिन देखना पड़ रहा है। लेकिन अगर आगे चल के अगर उनकी एंट्री होती है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इसका फायदा होगा। लेकिन ऑन द अदर हैंड इनकी मतलब जो बहन है अलीमा खान साहिबा के हवाले से भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत से लोग जो हैं उनके अपने रिजर्वेशन है। मिसाल यूसुफजई की आप देख लीजिए, उनकी अलीमा खान साहिबा ने मुखालफत की कि किसी सूरत इनको सेनेटर का टिकट जो है वो नहीं मिलना चाहिए, लेकिन उनको टिकट मिला भी, वो सेनेटर बनी भी। तो पूरा एक ग्रुप है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर जो अलीमा साहिबा की एंट्री से भी जो है वो खाइफ है। लेकिन मैं फिर भी यही समझता हूं कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अपनी इस तहरीक को बूस्ट करना है तो या तो बहनों को या फिर बच्चों को कम से कम पाकिस्तान के अंदर आके इस तहरीक का हिस्सा बनना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया मुशर्रफ अली खान साहब। आज एक और अहम डेवलपमेंट हुई है, उसकी तफसीलात आप सामने रखेंगे ब्रेक के बाद। अमेरिका और भारत के दरमियान तिजारती मुआहदा होने से पहले तिजारती जंग शुरू होने के इम्कानात तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। भारत पर खित्ते के दीगर ममालिक से ज्यादा यानी 25% टैरिफ्स आयद करने के बावजूद ट्रंप भारत पर टैरिफ्स में मजीद इजाफा करने का दावा कर रहे हैं। कल ट्रंप ने ऐलान किया था कि भारत यूक्रेन में रूस के हाथों होने वाली अमवात की परवाह किए बगैर रूसी तेल खरीद रहा है और उसे मुनाफे के लिए मार्केट में भी बेच रहा है, इसलिए भारत पर मजीद टैरिफ्स आयद करूंगा। इसके बाद भारतीय हुकूमत का रद्द-ए-अमल सामने आया, मगर इसके बावजूद अमरीकी सदर ने आज फिर भारत को धमकी दे दी है। ट्रंप ने अमरीकी टीवी CNBC को इंटरव्यू देते हुए कहा कि भारत पर 24 घंटे में मजीद टैरिफ्स आयद कर दूंगा। With India, what people don't like to say about India, they're the highest tariff nation. They have the highest tariff of anybody. We do very, very little business with India because their tariffs are so high. So India has not been a good trading partner because they do a lot of business with us, but we don't do business with them. So we settled on 25%, but I think I'm going to raise that very substantially over the next 24 hours because they're buying Russian oil, they're fueling the war machine, and if they're going to do that, then I'm not going to be happy. ट्रंप के मुसलसल सख्त बयानात और टैरिफ्स की धमकियों पर कल रात को भारतीय हुकूमत का रद्द-ए-अमल सामने आया था, जिसमें भारत की तरफ से अमेरिका और यूरोपीय यूनियन की रूस से बरामदात पर सवाल उठाया गया था। मगर कांग्रेस और बीजेपी मुखालिफ मीडिया भारतीय दफ्तर खारजा के इस रद्द-ए-अमल को भी नाकाफी करार दे रहा है और सवाल उठा रहा है कि खुद नरेंद्र मोदी बराह रास्त सदर ट्रंप को जवाब क्यों नहीं देते। भारतीय दफ्तर खारजा के तर्जुमान के बयान के मुताबिक भारत को रूस से तेल दरामद करने पर यूक्रेन तनाज़े के आगाज के बाद से अमेरिका और यूरोपीय यूनियन की जानिब से तनकीद का निशाना बनाया गया है। हकीकत यह है कि भारत ने रूस से दरामदाद उस वक्त शुरू की थी कि जब इस तनाज़े के आगाज के बाद रिवायती सप्लाईज को यूरोप की तरफ मोड़ दिया गया था। उस वक्त खुद अमेरिका ने भारत की दरामदाद की हौसला अफजाई की ताकि आलमी तवानाई मंडी में इस्तेहकाम बरकरार रखा जा सके। भारत की दरामदाद का मकसद भारतीय सार्फिन को सस्ती और यकीनी तवानाई फराहम करना है और ये एक मजबूरी है जो आलमी मार्केट की सूरत हाल के तहत पैदा हुई। ताहम
ये बात चौंका देने वाली है कि वही मुमालिक जो भारत पर तनकीद कर रहे हैं खुद रूस के साथ तिजारत में मुलव्वस हैं और भारत के बरक्स उनके लिए ये तिजारत कोई कौमी मजबूरी भी नहीं है। भारतीय दफ्तर खारजा के बयान के मुताबिक यूरोपीय यूनियन ने 2024 में रूस के साथ 67.5 अरब यूरोस की अशिया की दो तरफा तिजारत की। इसके अलावा 2023 में सर्विसेज की मद में तिजारत का तखमीना 17.2 अरब यूरोस था और ये भारत की रूस के साथ कुल तिजारत से कहीं ज्यादा है जो इसी साल या इसके बाद हुई। 2024 में यूरोपीय यूनियन की रूस से एलएनजी की दरामदाद 16.5 मिलियन टन की रिकॉर्ड सतह तक पहुंच गई जो 2022 के पिछले रिकॉर्ड 15.2 मिलियन टन से ज्यादा थी। यूरोप और रूस की तिजारत सिर्फ तवानाई तक महदूद नहीं बल्कि इसमें फर्टिलाइजर्स, माइनिंग प्रोडक्ट्स, केमिकल्स, लोहा और स्टील, मशीनरी और ट्रांसपोर्ट के आलात भी शामिल हैं। और जहां तक अमेरिका का ताल्लुक है तो वो अब भी रूस से अपनी न्यूक्लियर इंडस्ट्री के लिए यूरेनियम, हेक्साफ्लोराइड, ईवी इंडस्ट्री के लिए पैलेडियम और फर्टिलाइजर्स और केमिकल्स बरामद कर रहा है। भारतीय दफ्तर खारजा के बयान के मुताबिक इस पस मंजर में भारत को निशाना बनाना गैर मुनसिफाना और बिलाजवाज है। किसी भी बड़ी मईशत की तरह भारत भी अपने कौमी मफादात और मुआशी सलामती के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम ज़रूरी इक़दाम उठाएगा। मगर ट्रंप की धमकियों पर भारत के इस रद्द-ए-अमल को भी कांग्रेस नाकाफ़ी करार दे रही है और इस मौके को मोदी हुकूमत को शर्मिंदा करने के लिए इस्तेमाल कर रही है। कांग्रेस रहनुमा सुप्रिया श्रीनाथ ने एक पोस्ट में लिखा है कि क्या ये वाकई एक मजबूत तरदीद है। ये 259 अल्फाज पर मुश्तमिल बयान वजीर आजम या वजीर खारजा की तरफ से नहीं बल्कि वजारत के तर्जुमान की जानिब से आया है। हम ये साफ साफ क्यों नहीं कह सकते कि हम अपने कौमी मफादात को तरजीह देंगे। वजीर आजम मोदी इतने खौफजदा क्यों हैं? जब मिस्टर मोदी मिस्टर ट्रंप को गले लगा रहे थे तो सारा क्रेडिट वजीर आजम मोदी को दिया जा रहा था, लेकिन अब जब ट्रंप मुसलसल भारत के पीछे पड़े हुए हैं तो ये हुकूमत और बीजेपी एक मिनिस्ट्री के तर्जुमान के पीछे छुप रहे हैं। सुप्रिया श्रीनाथ के पोस्ट के मुताबिक अमेरिका हमें रोजाना की बुनियाद पर खुलेआम तनकीद का निशाना बना रहा है, हमारी तौहीन कर रहा है, हमें धमकियां दे रहा है, मगर हम इतना झिझक क्यों रहे हैं और हमें अमेरिकी तौहीन का जवाब देने के लिए यूरोपीय यूनियन को क्यों क्लब करना पड़ा। इस बयान में यूरोपीय यूनियन की रूस के साथ दो तरफा तिजारत पर 87 अल्फाज कहे गए जबकि रूस से अमेरिकी बरामदात पर सिर्फ 28 अल्फाज कहे गए। हमें वही करना चाहिए जो हमारे कौमी मुफाद में हो। रूस से सस्ता तेल खरीदना हमारे मुफाद में है तो हमें इस पर किसी की एडवाइस की जरूरत नहीं है। इसी तरह कांग्रेस और दीगर अपोजिशन जमातों के रहनुमा भी सदर ट्रंप की धमकियों पर वजीर आजम मोदी और उनकी खारजा पॉलिसी को निशाना बना रहे हैं। मशहूर हिंदी फिल्म गाना था संगम का, दोस्त दोस्त न रहा, दोस्त दोस्त न रहा। प्रधानमंत्री को भी जानकारी होगी इस गाने की। दोस्त दोस्त न रहा, दोस्त दोस्त न रहा, ट्रंप यार हमें तेरा एतबार न रहा। हाउडी मोडी कराया, नमस्ते ट्रंप कराया, अब की बार ट्रंप सरकार कराया, फोटो ऑप हुई, व्हाइट हाउस चले गए। हमारे विदेश मंत्री फर्स्ट रो में बैठे हुए थे जब राष्ट्रपति ट्रंप शपथ ग्रहण हो रहा, वो व्हाइट हाउस में जब रिसेप्शन हुआ, ये सब दावे किए गए। विशेष रिश्ता है प्रधानमंत्री का, विशेष रिश्ता है राष्ट्रपति ट्रंप के साथ, पुराने मित्र है, माय फ्रेंड डोनाल्ड, माय फ्रेंड नरेंद्र मोदी, ये सब दावे किए जाते थे ना। और उसका नतीजा देखिए, धमकियां दी जा रही हैं, 25% से ऊपर टैरिफ लगाया जा रहा है। हमें धमकी दी जा रही है कि रूस से आप तेल मत खरीदिए। ये दोस्ती बहुत कीमती निकली ना। प्रधानमंत्री को जवाब देना चाहिए। अमेरिका के राष्ट्रपति लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार को और लगातार जो फैसले ले रही है अमेरिका, उससे हमारा व्यापार संकट में होगा। ये विदेश नीति कहीं विदेश घूमने तो नहीं गई हमारी, कहीं ऐसा तो नहीं कि विदेश नीति विदेश घूम रही हो। ट्रंप के भारत के हवाले से रवैये पर जनूबी एशिया के उमूर पर नजर रखने वाले अमरीकी तज्जियाकार माइकल कुगलमैन ने सोशल मीडिया पर अपने तज्जिये में लिखा कि अगर पुतिन ट्रंप की यूक्रेन में जंग बंद करने के मुतालबे को नजरअंदाज ना कर रहे होते तो मुमकिन था कि ट्रंप भारत पर रूसी तेल खरीदने के मामले पर इतनी सख्ती ना करते। ये वाज़ेह है कि वो पुतिन से अपनी फ्रस्ट्रेशन भारत पर निकाल रहे हैं। ये भी दुरुस्त है कि ट्रंप चाहते हैं कि भारत और भी ज्यादा और महंगा अमरीकी तेल खरीदे। 2021 में रूस के यूक्रेन पर हमले से पहले भारत अमरीकी तेल का सबसे बड़ा खरीदार था, लेकिन यूक्रेन पर हमले के बाद भारत ने रूसी तेल की दरामदाद में नुमाया इजाफा कर दिया। ताहम पुतिन से नाराजगी के पहलू को भी नजरअंदाज ना करें। सारी सूरत हाल में अब देखते हैं कि ट्रंप क्या इकदामात लेते हैं, क्योंकि मोदी हुकूमत और खुद वजीर आजम मोदी जो चर्चा करते थे, जो फख्र महसूस करते थे कि ट्रंप उनके बेहतरीन दोस्त हैं, शदीद दबाव में हैं। आज के प्रोग्राम में इतना ही, दीजिए। अल्लाह हाफिज़।